जीएसटी पर बड़ी तैयारी, खुशखबरी आ रही। इस खबर पर आएंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रेंड्स में वो कौन कौन सी खबर है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। ये तमाम वो खबरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीएसटी को लेकर जो बड़ी तैयारी हो रही है उसके बारे में भी, और साथ ही हम बात करेंगे बिहार के अंदर घमासान को लेकर भी, और हम यहां पर चीन की शक्ति की भी बात करेंगे। किस तरह से चीन ने शक्ति प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं अमेरिका को एक चुनौती देने की कोशिश की। और साथ ही अब बात होने वाली है विक्ट्री परेड के बारे में भी, जिससे दूरी बनाई गई, आखिरकार उसके पीछे का रीजन क्या रहा ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही बात होगी पुतिन के दावे के बारे में भी, ट्रंप पर सवाल क्यों उठ रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही बात होने वाली है कुदरत के रौद्र रूप के बारे में भी, जो शहर शहर कहर की तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते इंस्टा पर, वो देख लेते हैं कि आखिर कौन सी खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, जीएसटी पर बड़ी तैयारी, खुशखबरी आ रही। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया था और ये कहा था कि इस बार दीपावली पर देशवासियों को बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। और इसी कड़ी में अब जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज और कल जीएसटी की टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव पर मंथन होगा। खबर यह है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी के जीरो स्लैब के दायरे में शामिल होने वाले उत्पादों पर मंथन किया जाएगा। सरकार अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, प्री पैकेज्ड पनीर, ये तमाम इस तरह के कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको जीएसटी के जीरो स्लैब के दायरे में ला सकती है, जो अभी तक 5% और 18% जीएसटी के दायरे में आते हैं। अब शिक्षा से जुड़ी तमाम चीजों की बात करें तो उनको भी जीएसटी से मुक्त करने की तैयारी है, जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक जैसे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रोडक्ट पर लगने वाले जीएसटी पर बड़ी छूट दी जा सकती है, जिन पर फिलहाल 12% की दर से टैक्स लागू है। नई चीजों को जीरो स्लैब में शामिल करने के साथ ही जीएसटी दर को बेहतर बनाने के लिए हैंडलूम प्रोडक्ट्स और कच्चे रेशम पर जीएसटी छूट दिए जाने की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा फिटमेंट समिति ने प्रस्ताव दिया है कि मक्खन, जैम, मशरूम, खजूर, मेवे और नमकीन जैसे उत्पादों को मौजूदा 12% जीएसटी स्लैब से हटाकर सिर्फ और सिर्फ 5% कर दिया जाए। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 3 से 4 सितंबर को हो सकती है और इस मीटिंग में लिए गए फैसले पर इस दीपावली के गिफ्ट के तौर पर आम जनता को बड़ी राहत दी जा सकती है। और ये सुधार न केवल कर ढांचे को सरल बनाएंगे, बल्कि जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं, उनको सस्ता करके आम जनता को राहत भी मिलेगी। साथ ही जब हम एमएसएमई की बात करते हैं, निर्यात उन्मुख उद्योगों की बात करते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे भारत की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। हालांकि इन सुधारों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहमति और प्रभावी कार्यान्वयन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाते हैं तो ये दीपावली वाकई में उपभोक्ताओं और व्यवसायों की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए डबल धमाका साबित हो सकती है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया भी था। अब कुल मिलाकर सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या और बड़े फैसले लिए जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं और अब देखते हैं फेसबुक पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है। शक्ति का सम्मान, बिहार में घमासान। 27 अगस्त को बिहार के दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, बिहार की सियासत का मुख्य केंद्र बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के सम्मान से जोड़कर आरजेडी कांग्रेस नीति और नियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी कड़ी में एनडीए में शामिल दलों ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। एनडीए में शामिल दलों के नेता बिहार में बड़े स्तर पर विरोध जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान वाला मुद्दा कांग्रेस आरजेडी पर क्यों और कितना भारी पड़ेगा,
इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य आजीविका निधि कार्यक्रम के वर्चुअल उद्घाटन में अपनी मां हीराबेन के खिलाफ हुई अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र करते हुए विपक्ष पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने भावुक होकर कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने मेरी मां को गालियां दी। ये हर बिहारी, हर मां, बहन, बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव का राजनीतिक माहौल एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर पंच की भी बात करनी होगी। 27 अगस्त 2025 को दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान स्थानीय नेता मोहम्मद नौशाद के कार्यक्रम में मोहम्मद रिजवी नाम के शख्स की आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल हुआ था। बीजेपी ने इस मामले में जोरदार हमला बोला और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। मोदी ने इसे छठ पूजा और नवरात्र जैसे त्योहारों से जोड़ते हुए छठी मैया का अपमान तक करार कर दिया। ग्रामीण इलाकों की जब बात करते हैं और यहां महिलाओं के बीच ये भावनात्मक अपील एक गहरी पैठ बना सकती है। बिहार की राजनीति में मातृ सम्मान एक गहरी सांस्कृतिक भावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश महिला मतदाताओं, खासकर ग्रामीण और पिछड़े वर्गों तक आसानी से पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर भी आरजेडी, कांग्रेस की आलोचना और बीजेपी के समर्थन में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा दिखाई दे रहा है। विपक्ष की सफाई या चुप्पी बीजेपी को नैरेटिव सेट करने का मौका देती हुई जरूर दिख रही है। सबसे बड़ी बात कि एनडीए को भी मजबूती देने का काम कहीं ना कहीं ये एक दांव करता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू, एलजेपी, रामविलास और हम कुछ और सहयोगी दलों की अगर बात करते हैं तो इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े हो चुके हैं। चिराग पासवान ने इसे बिहार की अस्मिता पर हमला बताया, जबकि जीतन राम मांझी की बात करते हैं उन्होंने महागठबंधन की नैतिक हार करार दिया। इससे दलित और ईबीसी वोट बैंक में एनडीए की पकड़ और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब जब महिलाओं के वोट की हम बात करते हैं तो वो इससे पहले भी निर्णायक साबित हुए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही थी और यही वजह है कि सभी दल महिला वोटर्स को साधने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीविका दीदी योजना का जिक्र कर महिला मतदाताओं से सीधा जुड़ाव बनाने की कोशिश की। बीजेपी महिला मोर्चा भी सड़कों पर उतरकर इसे नारी सम्मान का मुद्दा बना रहा है। अब इसका नतीजा क्या हो सकता है ये समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के अपमान को केवल निजी मुद्दा ना बनाकर बिहार की सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता से जोड़ दिया है। ये भावनात्मक कार्ड महिला वोटर्स, दलित, ओबीसी समुदाय और ग्रामीण मतदाताओं पर जरूर इम्पैक्ट डाल सकता है। साथ ही एनडीए के अंदर एकजुटता की नई ऊर्जा भी पैदा कर रहा है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस आरजेडी इस नैरेटिव का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि अगर विपक्ष रक्षात्मक ही रह गया तो बिहार चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलना तय माना जा सकता है। कुल मिलाकर अब एक बहुत बड़ा चैलेंज ये विपक्ष के सामने भी नजर आता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल स्टेटमेंट रहा, उसने ये तो क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करेंगे और अब देखते हैं एक्स पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। चीन का शक्ति प्रदर्शन, अमेरिका को चुनौती। दरअसल चीन विक्ट्री डे परेड के रूप में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और इस परेड में खास तौर पर अमेरिका के 3 बड़े विरोधी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक साथ नजर आ रहे हैं। इनकी मौजूदगी को अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ सामूहिक चुनौती माना जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की अनुपस्थिति का जिक्र यहां जरूर करना होगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि इस परेड में कुल 26 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हुए। हालांकि इनमें से पश्चिमी देशों के नेता लगभग नदारद रहे। ये संकेत है कि चीन पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने और साथ ही ग्लोबल साउथ देशों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। किम की मौजूदगी के आखिरकार मायने क्या है, सवाल ये उठता है।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग पूरे 6 साल के बाद चीन की यात्रा पर है। 2019 के बाद किम की पहली चीन यात्रा है। पहली बार बहुपक्षीय राजनयिक कार्यक्रम में वो शामिल हुए और इससे पहले किम के दादा 1959 में सैन्य परेड में यहां गए। किम का दौरा अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। चीन यात्रा किम के कूटनीतिक रुख का संकेत देती है। चीन रूस के साथ किम की नजदीकी बढ़ी है। दूसरी तरफ ट्रंप के साथ किम जोंग की दूरी भी बढ़ सकती है। इसी के साथ चीन, रूस, उत्तर कोरिया का सैन्य गठजोड़ भी संभव है। वैश्विक समीकरण में बदलाव का संकेत यहां से नजर आता है। कैसे? ईरान, रूस और उत्तर कोरिया पर लंबे समय से अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब इन तीनों का चीन के साथ खड़े होना केवल सैन्य परेड की औपचारिकता नहीं है, बल्कि नए भू राजनीतिक गठजोड़ का भी संकेत है। चीन इस मंच से यह संदेश देना चाहता है कि वो न केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चीन की विक्ट्री डे परेड में 40,000 चीनी सैनिक शामिल हुए। यह परेड चीन के लिए केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि अमेरिका और पश्चिम के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है। वैश्विक शक्ति समीकरण बदल रहा है और उसका केंद्र बीजिंग की तरफ खिसक रहा है। अब आप ये भी जानिए कि ये विक्ट्री परेड आखिरकार है क्या। चीन हर साल 3 सितंबर को विक्ट्री परेड आयोजित करता है। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर मिली जीत और युद्ध की समाप्ति की याद में होती है। परेड का महत्व क्या है? दरअसल इस परेड के जरिए सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश होती है। चीन की तरफ से अपनी सेना, हथियार और मिसाइलों की शक्ति दिखाई जाती है। राष्ट्रीय गर्व का यह दिन होता है। यह दिन चीन के लोगों के लिए विदेशी आक्रमण पर जीत और एकता का प्रतीक है और कहीं ना कहीं यहां से एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी होती है। परेड से चीन दुनिया को यह संदेश देता है कि वो एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र है। और एक बार फिर से आज चीन वही कोशिश करता नजर आया और वही एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश चीन की तरफ से आज भी यहां देखने के लिए मिली। जिस तरह से चीन अपने हथियारों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करता हुआ यहां पर नजर आया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करेंगे और अब देखते हैं व्हाट्सएप पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। विक्ट्री परेड्स की अगर हम बात करें तो दूरी आखिर क्यों बनाई गई, ये समझने की जरूरत है। दरअसल भारत ने चीन की विक्ट्री डे परेड से दूरी बनाई। ये भारत की सशक्त कूटनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दरअसल चीन अपनी विक्ट्री डे परेड को अपने सहयोगियों के साथ एकजुटता का संदेश देने का मौका मान रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन युद्ध और एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की नीतियों को लेकर पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई। खासकर ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका और चीन के बीच सुपर पावर बनने की होड़ के दौर में चीन का शक्ति प्रदर्शन खास मायने रखता है। लेकिन भारत का चीन की विक्ट्री परेड से दूर रहना पूरी दुनिया को एक खास संदेश देकर गया है। दरअसल इसके पीछे के कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है स्वतंत्र विदेश नीति। भारत चीन से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन किसी सैन्य धुरी का हिस्सा दिखना भी उचित नहीं मानता। एससीओ मंच पर मौजूद रहकर भारत ने क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन किया, लेकिन परेड से दूरी रखकर अपनी स्वतंत्र नीति का परिचय दिया। जापान की संवेदनाएं भी यहां पर नजर आती हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो का दौरा किया था, जहां भारत और जापान ने अगले दशक के लिए साझा दृष्टिकोण तय किया। चूंकि चीन की विजय दिवस परेड जापान पर जीत से जुड़ी है, इसमें शामिल होना भारत जापान संबंधों पर नकारात्मक इंपैक्ट डाल सकता था। यहां से क्वाड की प्राथमिकता भी नजर आती है। भारत आज अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की सैन्य परेड का हिस्सा बनना इस दिशा में गलत संदेश दे सकता था। जहां एक तरफ चीन की परेड में रूस, चीन, उत्तर कोरिया की नजदीकी का प्रदर्शन हुआ,
तो वहीं भारत अपनी रणनीतिक नीति पर कायम रहते हुए केवल एससीओ सम्मेलन तक ही सीमित रहा। एससीओ के जरिए भारत ने रूस से अटूट दोस्ती और चीन के साथ मजबूत होते रिश्ते के संकेत पूरी दुनिया को दिए। यह कदम भारत के संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें सहयोग भी है और रणनीतिक सावधानी भी नजर आती है। और इसी वजह से भारत ने यह फैसला लिया और भारत ने इस परेड से दूरी बना ली। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कुछ और खबरों की बात करेंगे और अब देखते हैं ट्रुथ पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। पुतिन का दावा, ट्रंप पर सवाल। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की नीति में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद क्रेमलिन ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप प्रशासन अब हमारी बात सुन रहा है, यह दावा किया गया है। और पुतिन का यह कहना है कि पहले जहां जो बाइडेन सरकार रूस की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही थी, वही अब अमेरिका और रूस के बीच इस संघर्ष पर पारस्परिक समझ बन रही है। पुतिन का स्टेटमेंट और ट्रंप की नीति का जिक्र यहां करना होगा। चीन यात्रा के दौरान पुतिन ने कहा कि ट्रंप सरकार रूस के तर्कों पर गौर कर रही है। उन्होंने यूरोपीय नेताओं के साथ हुई बैठक का जिक्र करते हुए इसे सकारात्मक संकेत बताया। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि अगर रूस शांति वार्ता में गंभीर भागीदारी नहीं करता तो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। यानी अमेरिका का झुकाव रूस की तरफ दिख रहा है, लेकिन संभावित दंडात्मक कार्रवाई से इनकार भी नहीं किया जा सकता। एससीओ के जरिए पुतिन ने संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि पुतिन इन दिनों चीन में है, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी। एससीओ लंबे समय से एक ऐसा मंच माना जाता है जो मध्य एशिया में अमेरिकी प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करता है। ट्रंप के दबाव के बीच पुतिन इस संगठन को अपने कूटनीतिक हथियार के तौर पर सक्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो सदस्यता पर रूस का कड़ा रुख नजर आया। यूक्रेन के लिए नेटो सदस्यता का मुद्दा अभी सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है और पुतिन ने पुष्टि कर क्लियरली इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा कि रूस कभी भी यूक्रेन को नेटो में शामिल होने नहीं देगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि यूक्रेन का यूरोपीय संघ में शामिल होना उन्हें स्वीकार्य भी है। देखिए, परमाणु संयंत्र और संभावित सहयोग की जब बात करते हैं तो पुतिन ने जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के मुद्दे पर भी नरम रुख दिखाया है। यह परमाणु संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया के शीर्ष 10 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में शामिल है, जो युद्ध के बीच लगातार चिंता का एक विषय बना हुआ है। पुतिन ने कहा कि रूस इस मुद्दे पर अपने अमेरिकी साझेदारों के साथ भी सहयोग कर सकता है, बशर्ते हालात अनुकूल हो। क्रेमलिन के दावे से साफ है कि अमेरिका और रूस के बीच संवाद की एक नई जमीन बन रही है। ट्रंप प्रशासन का रुख रूस की तरफ झुकता दिख रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से मॉस्को के पक्ष में खड़ा है। ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये आपसी समझ यूक्रेन युद्ध को किसी समाधान की दिशा में ले जा पाएगी या ये केवल कूटनीतिक दबाव का खेल है। अगर सच में ट्रंप पुतिन की शर्तों पर यूक्रेन पर युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बनाते हैं तो इससे कुल मिलाकर यूक्रेन की मुसीबत बढ़ने वाली है। ये तो क्लियरली यहां पर नजर आता हुआ दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और खबरों की बात करते हैं और अब देखते हैं यूट्यूब पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। कुदरत का रौद्र रूप, शहर शहर जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई चिंता में डालती हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल में इस साल मॉनसून की दस्तक के बाद से ही हालात खराब है। पूरा हिमाचल प्रदेश आपदाग्रस्त घोषित है। कुल्लू की बात कर लें या फिर मंडी की बात कर लें, यहां पर एक बार फिर से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है जिसने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। हिमाचल में जून से लेकर अभी तक 2300 करोड़ से ज्यादा की निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।
हिमाचल में पिछले 2 महीनों में अलग अलग इलाकों में 10 से ज्यादा लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। करीब 150 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का कार्य यहां लगातार चल रहा है और ये वॉल पर आप इस वक्त तस्वीर भी देख रहे हैं जो हालात इस वक्त बने हुए हैं। न सिर्फ यहां पर, पंजाब की बात करते हैं, यहां पर भी बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। 12 जिलों के 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पंजाब की 9000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग ने पंजाब में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। पंजाब सरकार के मुताबिक चाहे आप गुरदासपुर की बात कर लीजिए, चाहे होशियारपुर की, पठानकोट की, अमृतसर की, कपूरथला की, मोगा, तरनतारन, मानसा, फाजिलका, जालंधर, मोहाली, बरनाला, ये तमाम वो जिले हैं जो बाढ़ से बड़े स्तर पर प्रभावित हैं। पंजाब में लगभग ज्यादातर जिलों का एक जैसा हाल नजर आता है। सड़कों पर पानी जमा है। खेत खलियान, बाजार, सड़क, रेलवे ट्रैक जलमग्न है। और यही हालात है जम्मू कश्मीर में भी। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश का दौर देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। डोडा से भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं और मौसम विभाग ने जम्मू संभाग के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी में भारी से बहुत भारी बारिश और जम्मू क्षेत्र के डोडा, सांबा, राजौरी, पुंछ, रामबन और किश्तवाड़, साथ ही दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में इस साल बादल फटने, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी अभी तक घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह के हालात यहां पर नजर आते हैं, चाहे पहाड़ी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें। इस वक्त हालात चिंताजनक बने हुए हैं।